नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। हम जो प्रकृति से दूर हो रहे हैं तभी तो रोग भरपूर हो रहे हैं। प्रकृति सेहत के लिए वरदान है, इसी में छुपा स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान है। आज टोटल हेल्थ में हम विस्तार से बात करेंगे कि किस तरह से आप अपने पाचन तंत्र को बेहतर बना सकते हैं, कैसे अपनी त्वचा का निखार ला सकते हैं। आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से कहा जाता है कि त्वचा हमारे शरीर और स्वास्थ्य का आईना होती है। व्यक्ति कितना स्वस्थ है ये इस बात से पता चलता है कि उसकी त्वचा कैसी है। तो कैसे अपनी त्वचा को निखरा हुआ बनाया जा सकता है, कैसे त्वचा की समस्याओं से बचाव किया जा सकता है, और यदि कोई पाचन समस्या हो रही है तो उसे आयुर्वेद के माध्यम से कैसे ठीक कर सकते हैं, ये बताएंगे विशेषज्ञ। इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर विनोद कुमार यादव, आयुर्वेद एक्सपर्ट। आपके अनुभव है पंचकर्म में, हर्बल मेडिसिन एंड मेडिसिनल प्लांट्स। ही इज प्रैक्टिसिंग आयुर्वेदा फॉर लास्ट 20 ईयर्स और फिलहाल ये आयुर्वेद एक्सपर्ट के तौर पर कार्य कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। बहुत स्वागत करते हैं डॉक्टर विनोद कुमार। विशेष रूप से कार्य कर रहे हैं आयुर्वेद की पद्धति के लिए, कैसे इससे स्वास्थ्य को ठीक रखा जा सकता है, रोगों से बचाव किया जा सकता है और कैसे रोगों को दूर किया जा सकता है, विशेष रूप से पंचकर्म द्वारा। इस पर इनका अनुभव भी है और विशेष कार्य भी। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है डॉक्टर निकिता शर्मा, एक्सपर्ट इन नेचुरोपैथी एंड योग फॉर सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योग एंड नेचुरोपैथी, न्यू दिल्ली। इंटीग्रेटिव मेडिसिन के साथ ट्रेडिशनल मेडिसिन के पर भी कार्य कर रही हैं। आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेज में। होलिस्टिक हेल्थ एजुकेशन के लिए कार्य कर रही हैं। साइको स्पिरिचुअल काउंसलिंग करती हैं, साथ ही होलिस्टिक हेल्थ एंड वेलनेस फॉर एल्डरली एंड जीरियाट्रिक पॉपुलेशन, वृद्ध लोगों के लिए कैसे उपयोगी हो सकता है योग और नेचुरोपैथी, इस पर इनका विशेष अनुभव और कार्य है। आपको सम्मानित किया गया है मोटिवेशन फॉर योग अवार्ड से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी द्वारा साइकोलॉजी के लिए। आपका भी स्वागत डॉक्टर निकिता। आज के प्रोग्राम में शामिल हैं वैद्य संतोष कुमार भट्टर जी, प्रोफेसर पंचकर्म विभाग, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान। 20 वर्षों का अनुभव है इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए। इनके जो विशेष एक्सपर्टीज है वो है पंचकर्मा भी, मस्कुलोस्केलेटल, न्यूरोलॉजिकल, स्किन एलर्जीज के लिए, लाइफस्टाइल डिजीजेज, ऑटो इम्यून डिजीजेज, सेक्सुअल डिसफंक्शन एंड इनफर्टिलिटी। एरिया ऑफ इंटरेस्ट है पंचकर्म और वजीकरण। आयुर्वेद चिकित्सा के लिए अंतर्राष्ट्रीय अकादमी से सर्वश्रेष्ठ पंचकर्म चिकित्सक का पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ है, सम्मानित हुए हैं। 200 से अधिक पेपर पब्लिश किए हैं, सेमिनार्स, और आयुर्वेद किस तरह से हमारे योग और स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है इसको बताने के लिए इनका विशेष योगदान है और विशेष रूप से कार्य कर रहे हैं। कहा जाता है यदि स्वस्थ व्यक्ति है तो उससे बढ़कर न ही कोई धन है और न ही कुछ सुख। ये सुख सभी के लिए हो सके संभव, ये बताती है हमारी चिकित्सा पद्धतियाँ, हमारा प्राचीन ज्ञान आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा। प्राकृतिक रूप से कैसे आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर रख सकते हैं और कैसे रोगों से बचाव कर सकते हैं, विस्तार से आज बात करेंगे। एक रिपोर्ट देखकर समझते हैं कि दरअसल क्या मूल्य है, क्या सिद्धांत है आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा के, और किस प्रकार से हमारे स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए ये उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। हमारे शरीर को स्वस्थ और संतुलित रखने के लिए आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा का महत्व माना गया है। इसका प्रयोग सदियों से किया जाता रहा है। ये दोनों प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियां हैं जो शरीर के अंदर और बाहर होने वाली समस्याओं को दूर करने में काफी प्रभावशाली सिद्ध होती हैं। आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा पाचन व त्वचा संबंधी समस्याओं को दूर रखने, साथ ही उनके उपचार में भी सहायक हैं। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में 3 प्रमुख दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ।
आयुर्वेद वैदिक चिकित्सा पद्धति है। इसके अनुसार शरीर में 3 दोष अर्थात वात, पित्त और कफ होते हैं। इन दोषों के असंतुलन से ही समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आयुर्वेद का सिद्धांत है इन त्रिदोष का शरीर में संतुलन करना। त्रिदोष के असंतुलन से शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। रोग कारक तत्वों को शरीर से बाहर कर त्रिदोष को संतुलित किया जाता है। आयुर्वेद स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करता है। आयुर्वेद में पाचन प्रक्रिया को मजबूत और बेहतर करने के लिए औषधियों का प्रयोग किया जाता है। त्रिफला और आंवला का प्रयोग हमारे पेट और पाचन के लिए उत्तम माना गया है। ये औषधियाँ पेट को शांत करती हैं और पाचन क्रिया को बेहतर बनाती है। साथ ही सही आहार और जीवन शैली के साथ संयमित दिनचर्या भी महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक चिकित्सा में प्राकृतिक उपाय जैसे फल, हर्बल टी, फलों का रस आदि का सेवन उत्तम और उपयोगी बताया गया है। प्राकृतिक चिकित्सा में इन प्राकृतिक पदार्थों को अपनाकर ही रोग को संतुलित कर दूर किया जाता है। आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा न केवल शरीर को स्वस्थ बनाती है बल्कि त्वचा को भी प्राकृतिक रूप से सुंदरता प्रदान करती है। इन चिकित्सा पद्धतियों के द्वारा आप बिना किसी साइड इफेक्ट या जटिलताओं के शरीर और त्वचा को प्राकृतिक रूप से स्वस्थ बना सकते हैं। यदि आप किसी तरह की त्वचा और पाचन की समस्याओं से परेशान हैं, तो आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा आपके लिए उपयोगी हो सकती है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। किस प्रकार आप भी आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा का लाभ उठाकर अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, रोग मुक्त रह सकते हैं, ये बताएंगे विशेषज्ञ। और विशेष तौर पर बात करेंगे पाचन और त्वचा की, कैसे इसकी समस्याओं से बचाव हो सकता है, इस पर बात करेंगे आज टोटल हेल्थ में। इस विषय से संबंधित कोई सवाल अगर आपके हैं या फिर कोई समस्या जिसका समाधान आप चाहते हैं, तो आप हमारे इन 2 नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं 23387031 एंड 23097655। इन दोनों ही नंबर से पहले दिल्ली का STD कोड आपको लगाना है। आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल एड्रेस है ddnewstotalhealth@gmail.com। आइए जानकारी की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि निखार त्वचा का कैसे बरकरार रखा जाए और पाचन को कैसे ठीक रखा जाए। सबसे पहले डॉक्टर विनोद यादव, आपसे समझना चाहेंगे आजकल की जीवन शैली कितना आप उसकी भूमिका मानते हैं, कितना जिम्मेदार मानते हैं कि हर दूसरा व्यक्ति किसी न किसी को किसी तरह की पाचन की समस्या है या त्वचा की समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। कितना योगदान है हमारी जीवन शैली और खान पान का इन बढ़ते मामलों के लिए? देखिए, आज के परिदृश्य में अगर हम देखते हैं कि जीवन शैली किस प्रकार से हमारी बदल रही है, बदलती जीवन शैली में आयुर्वेद का क्या महत्व है और किस प्रकार से आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा आपके लिए मददगार साबित हो सकती है। सबसे पहले तो जीवन शैली में अब कई संस्कृतियों का मिलान हुआ है, जिससे हमारे आहार में बदलाव आया है, विहार लाइफस्टाइल में बदलाव आया और एक दिनचर्या के साथ साथ ऋतुचर्या में भी हमारे काफ़ी बदलाव आया है। लेकिन प्राकृतिक रूप में जो बदलाव होते हैं, यदि हम उनके साथ सामंजस्य बिठा के अगर हम जीवन को अपने उत्कृष्ट तरीके से जीते हैं और प्रकृति में ऋतु के साथ, मौसम के साथ जो उपलब्ध आहार है या उसकी ऋतुचर्या है, उसका अगर हम पालन करते हैं तो हमें व्याधि नहीं हो सकती है। लेकिन आज की स्थिति में हमारी कुछ समस्याएं ऐसी हो गई हैं कि हम अपने आप को सीमित रख ही नहीं पा रहे हैं। काम करने का जो समय है उसमें बदलाव आया है, वातावरण में प्रदूषण के कारण काफ़ी बदलाव आया है, इन सभी फैक्टर से हमारे खान पान में भी बदलाव आया है। तो इसकी वजह से व्याधियों ने, नई नई व्याधियों ने, जिसमें श्वास की संबंधित व्याधियां हैं, त्वचा संबंधित व्याधियां हैं, उदर रोग संबंधित व्याधियां हैं, ये काफ़ी मात्रा में अधिक पाई जाने लगी हैं समाज में। डॉक्टर संतोष कुमार, कार्यक्रम की शुरुआत में ही एक बेहद महत्वपूर्ण बात सामने आई कि प्रकृति के साथ सामंजस्य अगर बिठाते हैं, प्राकृतिक रूप से जीवन जिएंगे तो समस्याओं की संभावना कम हो जाती है। लेकिन अगर आज के वर्तमान युग में देखा जाए तो लगभग इससे उलट हो रहा है, क्योंकि जो फ्रूट्स कहे, सब्जियां कहे, वो सब
एक पर्टिकुलर मौसम की जगह पूरे साल भर उपलब्ध होते हैं। और जब व्यक्ति को पता चलता है कि ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो उसका न सिर्फ अधिक प्रयोग होता है और एक ही प्रकार के पदार्थ या वस्तु का उपयोग पूरे साल भर चलता है। किस प्रकार से पाचन हमारा प्रभावित हो रहा है, ये जो गलत कॉम्बिनेशन है, क्या खाना है, कैसे खाना है, इस पर ध्यान न देना कितना बड़ा चिंता और जटिलता का कारण बन रहा है। बिल्कुल आपने सही बताया मैडम। आज के समय में क्योंकि जो समय बदलाव आ चुका है तो उसका सबसे ज़्यादा असर हुआ है अपने खान पान पर। एक सामान्य सिद्धांत हमारे पास कहा जाता है, अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हितभुक, मितभुक और रुतभुक। इसका मतलब ये है कि हमेशा हमें हितकर मतलब अपने प्रकृति के हिसाब से, अपनी तासीर, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, किसकी गर्म तासीर होती है और किसकी ठंडी तासीर होती है, उसी हिसाब से अपना भोजन लेना चाहिए। मितभुक मतलब प्रमाण में कि कम से कम मात्रा में भोजन, बहुत अत्यधिक भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए। और ऋतुभुक मतलब कि ऋतु के अनुसार जो मौसम चल रहा है, जैसे कि अभी शीतकाल चल रहा है तो शीतकाल में थोड़ा सा गर्म भोजन, जैसे कि सामान्यतः बाजरा और अन्य इस तरह का गर्म भोजन हमें लेना चाहिए। तो ये एक सिंपल सिद्धांत अगर हम याद रख लेते हैं, हितभुक, मितभुक, ऋतभुक, तो हमारा पाचन संस्थान सबसे बढ़िया रहेगा। और पाचन संस्थान का सबसे ज़्यादा असर होता है कि त्वचा की निखार पर, क्योंकि जो शरीर के दोष हैं वात पित्त कफ, इनमें जब वैषम्य निर्माण होता है तो उसका सबसे पहला असर मिलता है स्किन के ऊपर, त्वचा के ऊपर। और पाचन संस्थान जब गड़बड़ हो जाता है तो इन तीनों दोषों का प्रकोप हो जाता है और उसी के कारण त्वचा के विविध विकार, जैसे कि आज के समय में सबसे कॉमन देखा जाता है सोरियासिस है, एक्जिमा है, डर्मेटाइटिस है, जो यंग बच्चे हैं उनमें एक्ने वल्गैरिस, इस तरह की जो सामान्य प्रॉब्लम, इसके अलावा कई हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये सारी प्रॉब्लम जो है मुख्यतः पाचन संस्थान की बिगाड़ के कारण ही हो रहा है मैडम। जी डॉक्टर निकिता, वात पित्त और कफ का जो सिद्धांत है आयुर्वेद में मूलतः माना जाता है कि यदि इनका असंतुलन होगा उसी से व्याधि या रोग उत्पन्न होगा। प्राकृतिक चिकित्सा की बात की जाए, किस तरह से मूल सिद्धांतों पर कार्य करती है और स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए कैसे इसका उपयोग किया जाता है? मूलतः प्राकृतिक चिकित्सा जो है वो इस पे बिलीव करती है कि आपका पाचन कितना अच्छा है। और हमारा अब जो साइंस है वो ये भी मानने लगा है कि हमारा पाचन यानी कि गट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है पूरी ओवरऑल हेल्थ के लिए। तो प्राकृतिक चिकित्सा जो है इसी पद्धति पे काम करती है कि आपका अगर पाचन अच्छा है तो आपकी पूरी, ना सिर्फ त्वचा, पूरी जो बॉडी की फंक्शनिंग है वो भी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। स्वास्थ्य पूरा संपूर्ण तरह से अच्छा माना जाता है। जी डॉक्टर विनोद कुमार, आजकल गट ब्रेन एक्सिस की भी बात हो रही है, यानी अगर हमारा जो पाचन है वो ठीक से नहीं होता तो मस्तिष्क की बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। त्वचा की हमने बात की है, किस तरह से ये पूरी प्रक्रिया चलती है? आजकल कई लोग हैं जो तनाव में रहते हैं, हम क्या खा रहे हैं, किस मानसिकता से खा रहे हैं और कैसे वो भोजन बनाया गया, क्या ये सब भी पाचन कैसा होगा और किस तरह से उसका लाभ या दुष्प्रभाव शरीर पर और स्वास्थ्य पर आएंगे, इस पर भी निर्भर करता है क्या? जी जी बिल्कुल, आपने कहावत सुनी होगी, द इफेक्ट ऑफ फूड ऑन माइंड एंड इफेक्ट ऑफ माइंड ऑन फूड। किस भावना से, भाव से आपका आहार बनाया जाता है और किस भावना और भाव से आप उसको ग्रहण करते हैं, इवन की प्रकृति से आप किस प्रकार उसे प्राप्त करते हैं। हमारे यहाँ तो औषधियों को भी पाने के लिए उनकी पहले पूजा की जाती है और जल उनको चढ़ाया जाता है, उसके बाद प्रार्थना करके उस औषध को मानव कल्याण के लिए ग्रहण किया जाता है। जिस आयुर्वेद शास्त्र में इतनी श्रेष्ठता से हम औषध ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार अन्न आहार ग्रहण करने से पहले हम अन्नपूर्ण देवी को प्रणाम करके उसके प्रार्थना करते हैं ताकि वह अन्न हमारे लिए रोग मुक्ति, कल्याणकारक और स्वास्थ्यवर्धक हो। तो इस प्रकार से अन्न का प्रभाव मन पे, और अन्न जो है वो आपका केवल शारीरिक सभी धातुओं को ही वृद्धि नहीं करता है, आपको स्वस्थ ही नहीं प्रदान करता है, बल्कि मानसिक रूप से भी आपको मेंटल हेल्थ के लिए काफ़ी प्रभावशाली होता है। इसलिए यदि आपका आहार शुद्ध होगा, आपका विहार लाइफस्टाइल अच्छी होगी,
तो आपका उसका मेंटल हेल्थ के साथ साथ जो पाचन तंत्र है उस पे भी बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र धातु, इसके अलावा अष्टम धातु ओज धातु, जिससे आप बिल्कुल चमकते दमकते दिखाई देते हैं, वो ओज धातु की वृद्धि होती है। इसलिए आहार ऐसा होना चाहिए जो रुचिपूर्ण हो, लघु हो, सुपाच्य हो, ऋतु के अनुसार हो, और दिन में भी एक निश्चित समय पे ही आहार आपका पाचन होता है। अकाल समय पे किया हुआ भोजन दुष्पाचित होता है। भोजन करने के बाद पुनः भोजन नहीं करना चाहिए। एक बार ही सम्यक प्रकार से भोजन करने के बाद उसका जब पूर्ण पाचन हो जाए तभी अन्य भोजन का समय काल आने पर ही ग्रहण करना चाहिए। जैसे कि सामान्यतः रूप से हमारे यहाँ गृहिणियाँ जो हैं अकाल भोजन ज़्यादा करती हैं, यानी जिस समय भोजन का पाचन हो सकता है वह समय निकल जाने के बाद 3 बजे 4 बजे खाना खा रही हैं। उससे दुष्पाचन होता है और आम दोष की उत्पत्ति होती है, जिससे अग्निमांद की अवस्था आती है, अजीर्ण की अवस्था आती है और नाना प्रकार के उदर रोगों को उत्पन्न करती है। अग्निमांद की स्थिति उत्पन्न होती है जो हमारे लिए स्वस्थ कारक नहीं है। तो इसलिए अपने आहार के काल का ध्यान रखें, समुचित मात्रा में आहार लें। आपको कितनी उचित मात्रा है, जठराग्नि कितना आपका पाचन कर सकती है, ये भिन्न भिन्न पुरुषों में अलग अलग मात्रा के रूप में होता है। सबके लिए एक ही नियम नहीं है। और आजकल जो हमारे यहाँ फास्ट फूड का चलन है, हम अपने पेट पे इतना अत्याचार करते हैं कि कुछ भी हो उस डब्बे में डाल रहे हैं, वो पाचन हो रहा है, नहीं कर पा रहा है। बहुत तीक्ष्ण, मसालेदार, मिर्च मसाले युक्त गरिष्ठ भोजन हमारा आहार पेट पचाने में अक्षम हो जाता है और फिर उससे तमाम दोष उत्पन्न होते हैं, जिसमें कि हाइपर एसिडिटी उत्पन्न होती है, जो आजकल ज़्यादातर लोगों को एसिडिक कंडीशंस हो रही हैं, जिनमें काफ़ी तकलीफ हो रही है। तो हम खाने को अच्छा रखें, सुपाच्य रखें, लघु रखें और जो आसानी से पच जाए, हमें नींद अच्छी आए और सुबह को हमारा पेट साफ हो जाए। तो ऐसा आहार हमको लेना चाहिए जी। और वो आहार कौन सा होगा, कैसा होगा, ये भी आपसे विस्तार से समझेंगे। बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं और एक कॉलर हैं फोन लाइन पर, ओम प्रकाश जी हैं, उज्जैन से कॉल कर रहे हैं। ओम प्रकाश जी, स्वागत आपका। सवाल पूछिए। हाँ, अरे पेट में कब्ज बहुत रहती है जी। कितनी उम्र है आपकी? मेरी है 70 जी। डॉक्टर संतोष, कब्ज की समस्या रहती है, पाचन गड़बड़ाया हुआ है, क्या किया जाए? ओम प्रकाश जी, आपको कब्ज रहता है, इसका मतलब आप रोज एक बार जाते हैं या 2-3 दिन में एक बार शौच होता है? शौच आपका कठिन होता है या चिपचिपा होता है? मेरे को रहने 2-3 बार आता थोड़ा थोड़ा। अच्छा, एक साथ साफ नहीं होता शौच, है ना? तो इसका मुख्य कारण है, हाँ, इसका मुख्य कारण है थोड़ी सी पाचन में बिगाड़ होना, है ना? तो थोड़ा सा भोजन को क्या करना है, सलाद और फल, इसकी मात्रा थोड़ी सी बढ़ानी है खाने में, और कम से कम सवेरे शाम दोनों टाइम गर्म पानी का सेवन करना है। और एक आयुर्वेद की दवा होती है जिसका आप कुछ समय के लिए नियमित सेवन कर सकते हो, जिसका सामान्यतः त्रिफला नाम से भी जाना जाता है, सभी को पता है। इसका प्रयोग आधा चम्मच से 1 चम्मच रात में सोने के पहले आप गरम देसी घी के साथ ले सकते हैं। और दूसरा जो है अविपत्तिकर चूर्ण आता है, इसको भी आप 1 चम्मच रात में ले सकते हैं, जिससे शौच सवेरे बिल्कुल बिना किसी कष्ट से एक बार में साफ हो सकता है। जी, आहार पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। डॉक्टर निकिता, किस तरह के सलाद कोई व्यक्ति खा सकता है जिसको कब्ज की समस्या रहती है या लगता है कि पाचन ठीक नहीं है? क्या कोई विशेष थेरेपीज भी हैं जो प्राकृतिक चिकित्सा में इनके लिए उपयोगी हो सकती हैं? जी बिल्कुल। सबसे पहले कि अगर कोई बंदे को या कोई इंसान को अगर कब्ज की समस्या है और एसिडिटी भी है, तो उसे सलाद जो है वो कच्चा नहीं खाना चाहिए। मूलतः हम क्या करते हैं कि सलाद को खाने के साथ खाते हैं, वो भी एक गलत तरीका है। खाने से पहले सलाद को जो है वो खाना चाहिए। और इसके साथ ही जब जनरली हम क्या करते हैं, हम स्प्राउट्स को प्रेफर करते हैं जब हम सलाद या इन हेल्दी चीज़ों की बात करते हैं, तो उस समय हमें ये ध्यान रखना है कि हमें स्प्राउट्स भिगा के जो अंकुरित हो रहा है अनाज, उनको स्टीम करके तब खाना चाहिए। और क्या समय होना चाहिए उन्हें खाने का? कोई विशेष समय जिस पर खाया जाए? खाने से कितनी देर पहले सलाद को ले लिया जाए अगर कच्चा आहार कोई व्यक्ति ले रहा है? बिल्कुल। तो अगर कच्चा आहार खाने से पहले खाना है तो कम से कम 15 से 20 मिनट पहले हमें सलाद या अनाज खा लेना चाहिए।
और उसके बाद फिर भोजन के लिए जाना चाहिए। जी डॉक्टर संतोष, एक जो डिस्कशन में बात सामने आई कि सही समय पर यदि भोजन किया जाए और सही तरीके से किया जाए तो पाचन बेहतर होगा। आजकल के जो सिद्धांत हैं या रूल्स हैं, मल्टीनेशनल में काम करने वाले हैं, तो जाहिर तौर पर एक तो सोने जागने का पैटर्न ही बदल गया है। दूसरा, जब खाने के लिए समय होता है सुबह कुछ खाया नहीं जाता, उसके बाद शाम तक आते हुए जब बिल्कुल भूख लगती है तो उसकी जो मात्रा है वो भी ज़्यादा हो जाती है और जो भी आसानी से उपलब्ध हो वो खा लिया जाता है। किस तरह से अपने पैटर्न को सेट करने की ज़रूरत है? कुछ जो रूल्स हैं वो ये भी कहते हैं कि समय निर्धारित कीजिए खाने का, चाहे भूख लगी हो या ना लगी हो। आपको अगर आपने 12 बजे का समय निश्चित किया है तो 12 बजे आपको खाना खा लेना है। किस समय खाना खाना चाहिए जिससे उसका पाचन ठीक हो, और जो जठराग्नि की बात होती है कि जितनी प्रज्वलित होगी पाचन उतना बेहतर होगा, क्या आप इससे सहमत हैं? जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया मैडम। एक्चुअली क्या है, जो पाचन का समय है वो प्रातः 10 बजे से 2 बजे का ये सबसे उत्तम समय है। तो किसी भी व्यक्ति को प्रातः 10 बजे से 2 बजे के बीच में एक भोजन तो अवश्य लेना चाहिए। वास्तविकता में प्रति व्यक्ति को 2 भोजन, सायं प्रातः द्विभोजने नराणाम, ऐसा एक सिद्धांत है। तो दिन में 2 बार भोजन हमें करना चाहिए। 2 बार से ज़्यादा भोजन जहाँ तक हो सके वहाँ तक अवॉइड करना चाहिए। तो सिंपल तरीके से 2 मील्स ए डे, 2 फ्रूट्स ए डे एंड 2 सलाद ए डे एंड 2 लिक्विड्स, इस तरह का एक 2 का सिद्धांत अगर हम मान्य कर लेते हैं तो भोजन जो भी आप ले रहे हो अपनी पाचन की क्षमता के आधार पे, हर एक व्यक्ति का अलग अलग पाचन की क्षमता होती है, उसकी उदर की कैपेसिटी होती है, उसी हिसाब से जहाँ तक हो सके उतना ताज़ा बना हुआ भोजन का ही सेवन करना चाहिए। लेकिन जैसे आज आपने बताया कि भैया आज की जो जीवनचर्या है कि अलग अलग मल्टीनेशनल कंपनीज़ के टाइमिंग्स अलग होते हैं, तो इसमें कोशिश यही करनी चाहिए कि एक भोजन तो 10 बजे से 2 बजे के पहले इसको एक भोजन तो अवश्य ग्रहण करें। शाम का भोजन जहाँ तक हो सके शाम को 7 बजे के पहले, और शाम का भोजन और भी कम मात्रा में, अल्प मात्रा में शाम का भोजन लेना चाहिए। जी, और भोजन के साथ पानी पीना, पानी जल ग्रहण भोजन के साथ पानी पीने का नियम जनरली नहीं है कि भोजन के 1.5 घंटे बाद ही पानी पीना चाहिए। भोजन के बाद छाछ का सेवन जरूर करना चाहिए, विशेष करके दिन के भोजन के बाद, चाहे कोई भी मौसम हो। चाहे कोई भी मौसम हो। जी, और सही समय पर लिया गया भोजन पाचन को बेहतर करता है। सही तरीके से किए गए कार्य जीवन को बेहतर करते हैं। फिलहाल टोटल हेल्थ में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद ये जानकारी जारी रहेगी आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा से कैसे आप अपने पाचन और त्वचा को बेहतर कर सकते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज, हम जल्द लौटते हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। This is no ordinary sky. This is where legends are born. Space transition. Roger. Engaging heat. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. Join the Indian Air Force to be a cut above. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। हमारी सोच, मान्यताएं और कई तरह के विचार कई बार बाधा बनते हैं और कई बार समस्या भी उत्पन्न कर सकते हैं। अगर बात की जाए खान पान की, आयुर्वेद की और प्राकृतिक चिकित्सा की, किस तरह से हमारी त्वचा पर ये प्रभाव डालते हैं और कैसे त्वचा और पाचन की व्याधियों से आप बचाव कर सकते हैं, इस बात पर हम आज विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। और बहुत सारी सोच ऐसी होती हैं जो समस्या उत्पन्न कर सकती हैं। जान लेते हैं ऐसी सोच आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में क्या है और उनमें कितनी सच्चाई है। सबसे पहले डॉक्टर विनोद यादव, आपसे जानना चाहेंगे, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि आयुर्वेद का अर्थ है हर्बल, क्या ये सच है?
देखिए, हर्बल उसका एक पार्ट है। आयुर्वेद अपने आप में एक समग्र संपूर्णता में है, जीवन को जीने का उत्कृष्ट मार्ग है, और किस तरह से शतायु पूरे 100 साल तक आप स्वस्थ सुखपूर्ण जीवन का, सभी सुखों का आनंद लेते हुए जी सकते हैं, ये आयुर्वेद है। हर्बल मेडिसिन या हर्बल उसका एक पार्ट है जी। और जो लोग ये मानते हैं कि सिर्फ अगर हर्बल चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं तो उन्होंने आयुर्वेद का पालन कर लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर निकिता शर्मा, कुछ लोगों का ये भी मानना है या ये भी सोच है कि काढ़ा ले लीजिए, मालिश करवा लीजिए, प्राकृतिक चिकित्सा पूर्ण हो गई, क्या कहेंगी आप? जी, जैसा कि आपने कहा कि मालिश करवा लीजिए और काढ़ा ले लीजिए, तो प्राकृतिक चिकित्सा, नाम ही आप देखिए प्राकृति, प्रकृति कभी भी दो चीज़ों से नहीं, पूरी संपूर्ण हो सकती है। तो हमारे पंच जो भूत हैं वो पूरी प्राकृतिक चिकित्सा को बनाते हैं, ना कि सिर्फ काढ़ा लेना और मालिश कराना। वो एक पार्ट है जो वो असिस्ट कर सकता है आपकी हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए। इसके अलावा प्राकृतिक चिकित्सा में और भी बहुत सारी चीज़ें। सबसे पहला है नियमित रूप से अपनी दिनचर्या को फॉलो करना और नियमित आहार लेना, आहार विहार विचार और विहार होना चाहिए जी। तो ये पूरा संपूर्ण प्राकृतिक चिकित्सा का नियम है। राइट। डॉक्टर संतोष कुमार, कुछ लोग ये मानते हैं क्योंकि पाचन की समस्याएं काफ़ी आम हैं और उन्हीं के लिए सबसे अधिक चूर्ण या औषधियों का प्रयोग किया जाता है, और आयुर्वेद जब कोई तत्व होता है तो लोगों को लगता है क्योंकि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, जटिलता होगी नहीं, इसलिए परामर्श लेना भी आवश्यक नहीं समझा जाता। कितने सुरक्षित और उपयोगी होंगे चूर्ण और जड़ी बूटियों का प्रयोग करना बिना किसी वैद्य या आयुर्वेद के विशेषज्ञ की सलाह के? कि आयुर्वेद के कोई भी औषधि बिना किसी आयुर्वेद चिकित्सक के परामर्श के उपयोग में नहीं लाना चाहिए। इसका कारण ऐसा है क्योंकि शरीर में मुख्यतः वात पित्त कफ 3 प्रकार के दोष होते हैं, उसके वैषम्य से ही विविध प्रकार की बीमारी होती है। तो एक जो चूर्ण है या आयुर्वेद की दवाई है जो वायु के लिए उपयोगी है, वो पित्त के लिए अनुपयोगी होती है। विशेष करके जो पित्त के लिए ठीक है वो कफ के लिए तो बिल्कुल अनुपयोगी होती है। तो एक सामान्य स्वरूप में कोई भी दवा सबके लिए उपयोगी है, ऐसा आयुर्वेद का सिद्धांत है नहीं। आयुर्वेद का सिद्धांत है पुरुषम पुरुषम वीक्ष्य। इसका मतलब होता है हर व्यक्ति के लिए चिकित्सक निर्णय लेता है कि इस व्यक्ति का कौन सा दोष बढ़ा हुआ है, इसकी कौन सी प्रकृति है, और अभी जो मौसम क्या चल रहा है, और शरीर में अब उसकी अग्नि की स्थिति क्या है। इन मुख्यतः 4-5 बातों का निर्णय करने के बाद ही इस व्यक्ति को कौन सी दवाई सूटेबल है इसका निर्णय किया जाता है। तो यह एक गलत परंपरा है, गलत प्रैक्टिस है कि एक दवाई घर पे किसी को सूट करी तो वही दवाई सब लोग लिया जाए, तो ऐसा कतिपय नहीं करना चाहिए जी। और क्योंकि ये प्रकृति के अनुसार कि व्यक्ति की प्रकृति कैसी है, उसके मूल तत्व जिनमें असंतुलन है वो कौन से हैं, इसके आधार पर वैज्ञानिक रूप से ही विशेषज्ञ या वैद्य ये निर्धारित करते हैं कि किस तरह की औषधि की आवश्यकता है। इसलिए बिना परामर्श के आयुर्वेद या किसी भी पद्धति की कोई दवा लेना उचित और उपयोगी नहीं हो सकता। बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं। डॉक्टर निकिता, सर्दियों का मौसम क्योंकि शुरू हो गया है और त्वचा की समस्याएं काफ़ी आम हैं, बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास हैं। सुधा है, निधि है, रजत है, इनकी त्वचा सर्दियों में रूखी हो जाती है जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है और उस पर खुजली भी होने लगती है। क्या किया जा सकता है? हर वर्ष की ये समस्या है, बहुत इलाज ले चुके हैं लेकिन कोई लाभ नहीं हो रहा। निधि की उम्र है 24 वर्ष और बाकी दोनों जो व्यूअर्स हैं उन्होंने अपनी आयु नहीं लिखी है। जी, तो सबसे पहली जो चीज़ हमको ध्यान रखनी चाहिए वो है हमारा पानी, यानी कि हाइड्रेशन। स्किन के लिए हाइड्रेशन बहुत नेसेसरी है। तो जब भी हम ध्यान देते हैं ठंडी में, हम यूजुअली भी हम अपने शेड्यूल में इतने बिजी होते हैं कि हम पानी पीना भूल जाते हैं। रिसेंटली हमने मल्टीनेशनल कंपनी में एक वर्कशॉप रखा था न्यूट्रिशन और डाइट के ऊपर ही, तो उसमें पाया गया कि लोग जो है 1 लीटर से कम पानी पीते हैं पूरे दिन में भी। तो त्वचा के लिए और पेट के लिए, दोनों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका पानी, यानी कि हाइड्रेशन। तो रेगुलर नियमित रूप से सही समय पे और संपूर्ण क्वांटिटी में आपको जो है पानी पीना चाहिए। दूसरी चीज़ जो आप कह रहे हैं खुजली और इनके लिए, तो सबसे इजी और होम रेमेडी जो है वो ये है कि आप अपनी नाभि पर घी लगाकर सोएं या सरसों का तेल लगाकर सोएं, जिससे कि आपके संपूर्ण जो स्किन है और पूरा नेटवर्क है बॉडी का
वो हाइड्रेटेड रहता है और लुब्रिकेटेड रहता है। जी डॉक्टर विनोद कुमार, किस तरह की त्वचा की समस्याएं इस मौसम में बढ़ जाती हैं? और फिर जैसा हम बात कर रहे थे कि आहार कैसा है, आजकल कहा जाता है कि अगर आप खट्टी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, विटामिन सी का उपयोग ज़्यादा होता है तो त्वचा बहुत निखार आता है उसमें, और कई तरह के उत्पाद न सिर्फ खाए जाते हैं, कंज्यूम किए जाते हैं, बल्कि त्वचा पर बहुत कुछ लगा भी लिया जाता है। क्या सावधानी रखने की आवश्यकता होगी विशेष तौर पर उन लोगों को जिनकी त्वचा ज़्यादा संवेदनशील या सेंसिटिव है, या सर्दियों के मौसम में रूखेपन की वजह से समस्याएं होने की संभावना है जिन लोगों को? देखिए, आयुर्वेद आपको संपूर्ण रूप से आपकी त्वचा को स्वस्थ रखने का निर्देश देता है और चिकित्सा बताता है। आपको किसी ब्यूटी पार्लर में मेकअप करने की ज़रूरत नहीं। आपकी ड्राई स्किन बिल्कुल पंचकर्मा चिकित्सा कराइए। हम स्नेहपान करते हैं, स्नेहपान कराते हैं, और उससे आपके बिना क्रीम के पूरे साल आपकी त्वचा चमकती दमकती रह सकती है और आपको कुछ भी ड्राइनेस का तो सवाल ही नहीं है। इसलिए आप पंचकर्म चिकित्सा का उपयोग कर सकते हैं अगर आपको ड्राइनेस है। इसके साथ अपने कोष्ठ की शुद्धि रखिए। अक्सर लोगों को जो कॉन्स्टिपेशन, कब्ज रहती है, ऐसी अवस्था में पेट को तमाम औषधियाँ हैं जिनका उपयोग करके, जैसे त्रिफला है, हरितकी पाउडर है, इसके अलावा आंवले का उपयोग है इस समय सर्दियों के सीज़न में इसका, और आप घी, देसी घी शुद्ध, आप चाहे गाय का हो या भैंस का हो, किसी शुद्ध देसी घी का उपयोग सर्दियों में ज़रूर करें। दूध के साथ रात में घी का प्रयोग कर सकते हैं। क्षीर घृता अभ्यासम रसायनम, यानी आपको पुनर्यौवन की तरह एक रासायनिक इफेक्ट देता है ये लगातार इस्तेमाल करने से, तो त्वचा की रुक्षता नष्ट होती है। इसके बाद तैल अभ्यंग, यानी शरीर पे आप तैलों का, क्योंकि वायु दोष जो है त्वचा में स्थित होता है, उसको जीतने के लिए तैल अभ्यंग करने से आपकी त्वचा मृदु, सौकुमार्य और सुंदरता बढ़ती है। तो इन चीज़ों का आप रोज़मर्रा जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। और आपकी अग्नि अच्छी होनी चाहिए, यानी आपके भोजन का पाचन अगर अच्छा होगा सम्यक रूप से, तो दोष वैषम्य या दोष प्रकोप कम से होगा। साम्य अवस्था में आपकी शरीर की जो स्वास्थ्य का अनुवर्तन होगा वो बहुत अच्छा होगा। जी, एक कॉलर है फिलहाल नागपुर से कॉल कर रहे हैं, नरेंद्र जी हैं फोन लाइन पर। स्वागत आपका नरेंद्र जी, क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार। नमस्कार। भूख नहीं लगती मेरे को, और खाना एक पूड़ी और 2 रोटी खाए तो दिन चला जाता तो मालूम नहीं पड़ता, और हाथ पैर में मूंगी और गुनगुना आता है, और तबीयत अच्छी नहीं लगती है, नहीं बारीक साफ रहता है। जी नरेंद्र जी, कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र है 63 साल की। 63 वर्ष के हैं। डॉक्टर विनोद यादव, क्या आप इन्हें एडवाइस करना चाहेंगे? इसमें देखिए, सबसे पहले इन्होंने कहा मुझे भूख नहीं लगती है, यानी इनकी अग्निमांद है। अग्निमांद है यानी इनको दीपन पाचन कराना चाहिए। तो दीपन पाचन में आपको बिल्कुल घरेलू उपाय मैं बताता हूँ। एक तो आप हल्का खाना खाएं, भूख ना लगे तो खाना ना खाएं। बहुत सारे लोग हैं कि सुबह उठ गए, नाश्ता बन गया, खाना खा लिया। इसमें ऑफिस गोवर्स भी, मैं दिल्ली में भी देखता हूँ चिकित्सा के दौरान, लोग सुबह ऑफिस जा रहे हैं, भूख है नहीं है, खाना खा लें। आपसे जब तक आप देखिए भूख का इंडिकेटर आपके शरीर में लगा हुआ है, आपकी इच्छा उत्पन्न होगी, रुचि उत्पन्न होगी। जब भी आपको भूख लगे ठीक उसी समय खाना खाएं। यदि भूख नहीं है तो खाना नहीं खाना है। और आपको बिल्कुल घरेलू प्रयोग बता देता हूँ। आप अदरक का टुकड़ा लें और उसको मुंह में डालकर चूस सकते हैं। अदरक को लवण के साथ, नमक के साथ प्रयोग कर सकते हैं। अदरक को नींबू के रस के साथ और नमक के साथ प्रयोग कर सकते हैं। आप दीपन के लिए सौंफ को मुंह में रख के चबा सकते हैं, जिससे धीरे धीरे आपके पाचक रस जो है सिक्रीट होंगे और आपको पाचन की इच्छा उत्पन्न होगी। सेकेंड बात यह है, कई बार आपका फैटी लीवर या लीवर के इश्यूज होते हैं, तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके और लीवर की जांच कराने के बाद उचित औषध का प्रयोग करा के आप इस स्थिति से ठीक हो सकते हैं। जी डॉक्टर संतोष कुमार, एक ईमेल आया है, तृप्ति है, वो ये पूछ रही है कि उनको आंतों में समस्या लगती है। जब वो खाना खा लेती है तो उनको लगता है कि डाइजेशन उनका ठीक से नहीं हो रहा है। गैस और एसिडिटी की समस्या आमतौर पर रहती है।
आजकल बहुत सारे लोग बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन की भी बात करते हैं और आंतों को स्वस्थ रखना कहा जाता है कि बहुत ही आवश्यक भी है और उपयोगी भी। किस तरह से अपने आंतों का स्वास्थ्य बेहतर रखा जा सकता है? गट बैक्टीरियाज की जो बात होती है कि अच्छे बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया जो है वो आंतों में रहने चाहिए, उससे आंतों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। क्या उसके कुछ उपाय हैं? देखिए, एक सामान्य कहावत है कि पेट ठीक तो सब ठीक। तो आज पूरा विज्ञान इस चीज़ को मान लिया है कि गट में जो एक माइक्रोबायम होते हैं कि जिसमें पूरे शरीर के स्वास्थ्य के सूत्र स्वरूप में रखा गया है। तो गट की डिसबायोसिस मतलब माइक्रोबायम में बिगाड़ होना, मतलब अच्छे बैक्टीरिया कम होना, या उसका जो माइक्रोबायम जो सिस्टम है उसमें ट्रिलियंस तक होते हैं, तो उसमें बिगाड़ होने से ही विविध प्रकार की बीमारी होती है। तो जो आयुर्वेद की एक जो मुख्य चिकित्सा है पंचकर्म चिकित्सा, जिसमें अलग अलग प्रकार से शरीर में जो दोष जमा होते हैं वात पित्त कफ, उसको सुचारू स्वरूप से शरीर से निकालने की विधा है। जैसे कि वमन कर्म कराते हैं। वमन कर्म शरीर में बढ़ा हुआ कफ दोष को निकाला जाता है, जो आंत में ऊपर की आंत में मतलब आमाशय में उसका स्थान माना जाता है। उसके बाद विरेचन है, जिसको पित्त दोष को निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये आमाशय के निचले इसमें, जिसको हम आम पक्वाशय मध्य मतलब ग्रहणी जिसे कहते हैं या स्मॉल इंटेस्टाइन जिसे कहते हैं। और फिर तीसरी है बस्ती चिकित्सा। बस्ती मतलब गुदा के मार्ग से औषधि का प्रयोग किया जाता है, जिससे वायु की चिकित्सा होती है, जो लार्ज इंटेस्टाइन में जो बिगाड़ होता है उसको ठीक करना। इस तरह से वमन, विरेचन और बस्ती ये तीन मूलभूत चिकित्सा जो पंचकर्म के अंदर की जाती है, जिससे पूर्ण आंत्र के मतलब अपर पार्ट स्टमक से लेके लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट एंड तक पूरा का पूरा डिटॉक्स, पूरा क्लीन होकर एक माइक्रोबायम में जो डिसबायोसिस हुआ था कि गट को पुनः सुचारू स्वरूप में स्थापित करके, जिसको हम प्रकृति स्थापन कहते हैं, मतलब होमियोस्टेसिस स्टेज ऑफ फिजियोलॉजिकल स्टेट को लाया जाता है। तो हर व्यक्ति को साल में विशेष करके जैसे वासंतिक वमन हम कराते हैं, मतलब मार्च से अप्रैल महीने में वमन की प्रक्रिया, शारदिक विरेचन होता है सितंबर से अक्टूबर महीने में विरेचन की प्रक्रिया, और वर्षा ऋतु मतलब जुलाई महीने में बस्ती की चिकित्सा। हो सके तो तीनों साल में एक बार जरूर करा ले, ना भी कर पाए तो कम से कम शारदिक विरेचन जो है वो हर व्यक्ति को साल में एक बार तो अवश्य कराना चाहिए, जिससे गट की जो एक फिजियोलॉजिकल स्टेट है उसको हम मेंटेन कर सके। जी डॉक्टर निकिता, 3 मेल्स हैं हमारे पास, कृति हैं, सुधा हैं और रजत हैं। पूछ रहे हैं कि इस मौसम में कई तरह के लेप ये अपने मुख पर लगाते हैं जिससे त्वचा की कांति बनी रहे, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा। क्या प्राकृतिक रूप से सौंदर्य बढ़ाने का, चेहरे को सुंदर, आकर्षक और त्वचा को निखार लाने का कोई उपाय है? जैसे कि त्वचा को सबसे इम्पोर्टेंट एलिमिनेशन ऑर्गन माना जाता है, बाहर सबसे बड़ा अंग जो है वो त्वचा मानी जाती है। तो त्वचा के लिए अंदर से सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में, तो आपकी इंटरनल बॉडी क्लीन होनी चाहिए। अगर आपकी इंटरनल बॉडी क्लीन है तो आपकी त्वचा अपने आप निखरेगी। और अगर आप कुछ लेप लगाना चाहते हैं तो मुल्तानी मिट्टी काफ़ी फेमस है, जो कि प्राकृतिक रूप से अवेलेबल है मार्केट में। इसके अलावा आप उपटन का इस्तेमाल कर सकते हैं, काफ़ी तरीक़ों से उपटन बनाए जाते हैं। और फ्रूट मास्क जो है वो भी काफ़ी फ़ायदेमंद है निखार लाने के लिए। इसके अलावा आप पेट में ठंडी पट्टी का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि आपकी रिब्स के नीचे होना चाहिए, और आपकी नाभि के हिस्से में आप ठंडी पट्टी 10 से 15 मिनट रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, सर्दी के मौसम में भी किया जा सकता है? सर्दी के मौसम में गुनगुनी पट्टी आप रख सकते हैं, पर ठंडी के अलावा बाकी पूरे सीजन्स में जो है वो आप जो है रेगुलर यूज़ कर सकते हैं ठंडी पट्टी का। इससे कब्ज़ की भी समस्या कम होती है, साथ ही साथ ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। जी डॉक्टर विनोद यादव, नीतू जी हैं, उनको अल्सरेटिव कोलाइटिस की समस्या है। उम्र है इनकी 35 वर्ष, काफ़ी इलाज करवाया है लेकिन कोई राहत नहीं मिल रही है। देखिए, अल्सरेटिव कोलाइटिस हमारे यहाँ गृहिणी रोग के अंतर्गत इसको वर्णन मिलता है, और सबसे सफल और अच्छी चिकित्सा आयुर्वेद से आप पा सकते हैं। इसमें आयुर्वेद में आप गृहिणी रोग की चिकित्सा के लिए आयुर्वेद के वैद्यों को सलाह लीजिए और पंचकर्म चिकित्सा कराइए इसमें, क्योंकि कई बार कोष्ठगत, आंत्रगत जो कचरा होता है वो इतना ज़्यादा होता है जिससे कि आपको सही लाभ नहीं मिलता है।
इसमें अगर हम क्या है घृत पान करा के स्नेह पान कराते हैं, इसमें कुछ घृत जैसे चांगेरी घृत वगैरह होते हैं उनका प्रयोग करा के हम मृदु शोधन या कोष्ठ शुद्धि कराते हैं। इसके पश्चात इनको गृहिणी रोग में काफ़ी आराम मिलता है। बस्ती चिकित्सा का भी प्रयोग कराते हैं बाद में, जिससे इसमें काफ़ी आराम मिलता है। तो ये अपने वैद्य की देखरेख में आप करा सकते हैं। जी डॉक्टर निकिता, इस मौसम में कुछ लोगों को त्वचा की एलर्जीज भी हो जाती हैं, जिनको मुहासों की समस्याएं हैं वो भी बढ़ जाती हैं, अधिक तैलीय त्वचा अगर हो। ऐसे लोग किस तरह की रेमेडीज या उपाय कर सकते हैं जिससे समस्या को नियंत्रित रखा जा सके या न हो? सबसे पहले इसमें आपका आहार अच्छा होना चाहिए, जो कि आपका लोकल और सीजनल आहार हो। जनरली जैसा इस टॉक के स्टार्टिंग में हमने देखा कि आजकल सब चीज़ें पूरे सीजन अवेलेबल होती है, तो ये जो आहार का तरीका है वो सबसे गलत है। कोल्ड स्टोरेज वाले भोजन बहुत किए जाते हैं, जो वसा युक्त आहार है उसमें भी रिफाइंड अगर मील्स देखे जाए वो बहुत किए जाते हैं, क्या उनसे भी प्रभाव पड़ता है? जी हाँ, बिल्कुल प्रभाव पड़ता है, और वो लो ग्रेड इन्फ्लामेशन के भी बहुत बड़े कॉज माने गए हैं अब। तो वो लो ग्रेड इन्फ्लामेशन लंबे समय में क्या करता है, आपके गट को लीकी बना देता है। जो हमने गट ब्रेन एक्सिस की बात करी, तो उसमें आपके गट को जो है सेकंड ब्रेन माना जाता है। तो वहाँ पे अगर आप ऐसी वस्तुओं को, प्रोसेस चीज़ों को या कोल्ड स्टोरेज की चीज़ों को और अनियमित आहार करते हैं, तो आपका गट माइक्रोबायोम जो है वो गड़बड़ होता है, और उसकी वजह से लीकी गट होता है, जिसकी वजह से आपके पूरे ब्लड में वो टॉक्सिन्स जो हैं आपके गट के वो रिलीज होते हैं। तो इसकी वजह से भी ये सारी जो इन्फ्लामेशन की कंडीशंस है उनको बढ़ावा मिलता है। और जैसे कि राइनाइटिस आप देखेंगे, ठीक है, साइनसाइटिस, ये सारी समस्याएं भी जो है वो अग्रसित हो जाती हैं ठंडियों के मौसम में। तो इसके लिए है कि आप नियमित रूप से एक पर्टिकुलर टाइम पे फ्रूट मील जो है वो लेनी चाहिए, यानी कि दिन में एक टाइम पे एक बोल जो है कम से कम नियमित होल फ्रूट खाना चाहिए। और वो समय सबसे अच्छा कौन सा होगा? सबसे अच्छा समय उसका जो है वो आफ्टरनून का समय माना जाता है, कि लाइक आप ब्रेकफास्ट के बाद और मील से पहले जो एक ब्रेक है वहाँ पे आप जो है फ्रूट्स डाइट ले सकते हैं, या फिर इवनिंग में आप ले सकते हैं 3 to 4 और 5 o'clock के अराउंड। जी, एक और कॉलर है हमारे पास, फिलहाल बिहार से कॉल कर रहे हैं, आकाश जी हैं फोन लाइन पर। आकाश जी, स्वागत आपका, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ मैडम, नमस्कार। जी नमस्कार। मैडम, मेरा जो है कह रहा है पेट जो है वो फूला। क्या कह रहे हैं आकाश जी, दोहराएं आप। क्या? पेट मेरा जो है वो फूला रहता है जी। मतलब ऐसा लगता है खाना खाने के बाद बहुत ज्यादा खाना खाती है और ज्यादा भूख वगैरह भी नहीं लगती है। कितनी एज कितनी है आपकी? 35 वर्ष। और आपका शारीरिक गतिविधियां कितनी रहती हैं? एक्सरसाइज करते हैं आप? व्यायाम किया जाता है? जी, 45 मिनट का मैं योगा भी करता हूँ जी, और आधा घंटा मैं भी हूँ। डॉक्टर संतोष, खाना खाने के बाद पेट फूल जाता है, ब्लोटिंग जैसी फीलिंग इनको रहती है। सामान्यतः अगर भोजन जो आप ले रहे हैं वो अगर ठंडा भोजन है तो पेट फूलने की समस्या बनती है। दूसरा, उसमें बादी वाला भोजन जैसे कि एकदम हाई प्रोटीन डाइट अगर आपने लिया है तो भी पेट फूलने की समस्या होती है। तीसरा, पाचन की क्षमता कम हो और भोजन ज़्यादा मात्रा में लिया जाए तो भी पेट फूलता है। तो मुख्यतः पेट फूलने का कारण यह है कि पेट के अंदर वायु का उत्पन्न ज़्यादा होना, वायु का जमा हो जाना। तो आप इन तीनों चीज़ों में से अपने आप से समझ निकाल कर देख सकते हो कि भाई आप जितनी भूख है उससे थोड़ा कम मात्रा में भोजन करें, और जब भूख लगे तभी भोजन करें। खास करके बादी वाली चीज़ें जैसे अरबी है, भिंडी है, मटर है, ऐसी चीज़ों का प्रयोग, छोले, राजमा, इनका उपयोग ना करें। और भोजन हमेशा गर्म ताज़ा बना हुआ लिया जाए, और भोजन में थोड़ा 1 से 2 चम्मच घी डाल के आप भोजन करें। जी, घी डालने की आपने बात कही है। बहुत लोग जो है अपने कितना वजन इससे बढ़ जाएगा इसे लेकर चिंतित रहते हैं। डॉक्टर संतोष, कैसे ये सुनिश्चित किया जाए कि अगर देसी घी का सेवन किया जा रहा है, यहाँ पर क्या आप इस पर भी एम्फेसाइज करना चाहेंगे कि फ्राई उसको किया जाता है या नहीं? एक्चुअली क्या है, देसी घी से वजन नहीं बढ़ता है। ये जो भी डाटा है वो हमारे पास, जिसको हम सब लोग समझ रहे हैं, वो डाटा है कि जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, विशेष करके बटर है
और चीज़ है, उन सारी चीज़ों का प्रयोग करने से शरीर में वसा का ज़्यादा संचय हो जाता है। लेकिन जो भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में जो देसी घी का प्रयोग है वो हम चिकित्सा के स्वरूप में भी बहुत अत्यधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं। और कई रिसर्चेस हमारी प्रूव करी कि हम तो मतलब 100 ग्राम से 500 ग्राम तक पिलाते हैं और उसके बाद में उनका कोलेस्ट्रॉल भी कम पाया जाता है। कई मेरे पेपर्स भी पब्लिश्ड है। तो देसी गाय का घी अगर मिले तो बहुत अच्छा है, ना भी मिले तो भैंस का भी हो, लेकिन वो शुद्ध घी हो, उसका प्रयोग करने से कभी किसी प्रकार का आपको तकलीफ नहीं होगा। पर देखा यह है कि भाई आपकी पाचन क्षमता कितना है, जितनी आपको भूख है उसी के परिप्रेक्ष्य में आपको घी का प्रयोग भोजन के साथ करना चाहिए। सामान्यतः प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को 6 चम्मच घी का प्रयोग करना चाहिए, लगभग 30 ml के प्रमाण में। जी डॉक्टर विनोद कुमार, एक और जो चलन है आजकल कि सुबह उठकर गर्म पानी पीजिए, उसमें अदरक, नींबू, शहद ये तमाम चीज़ें डाल ली जाएं तो सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा। सुबह की शुरुआत कैसे होनी चाहिए, क्योंकि पाचन जो है सबसे अच्छी अवस्था में शायद होता है जो रात भर की नींद के बाद और जो ब्रेक मिलता है जिसमें भोजन नहीं किया गया, कैसे दिन की शुरुआत की जाए जिससे जो आप पैटर्न की बात कर रहे थे वो पूरे दिन के लिए सुनिश्चित हो जाए और बेहतर रहे। देखिए, आयुर्वेद नियम बताता है कि रात्रि का भोजन जब पच जाए और शरीर में हल्कापन महसूस हो तभी आप सुबह उठें। यदि आपको लगता है कि रात्रि का भोजन नहीं पचा है तो आप पुनः सोते रह सकते हैं। लेकिन यदि रात्रि का भोजन पच गया है तो सुखोष्ण जल, यानी बहुत ज़्यादा तेज गर्म ना हो, ठंडा ना हो, ऐसा सुखोष्ण जल अपनी इच्छा अनुसार जितनी मात्रा आपकी इच्छा करती है उतना पिए। ज़बरदस्ती नहीं कि 1 लीटर 2 लीटर पीना है, वो शरीर आपको अपना बताता है कि मुझे इतनी आवश्यकता है। उसको पीने से आपको मल विसर्जन यानी आपका पेट साफ हो जाता है। जैसे ही आपका पेट साफ होगा आपकी अग्नि दीप्ति हो जाती है, यानी आपको भूख की इच्छा हो जाती है। तो नित्य कर्म में जैसे दंत धावन यानी टूथब्रश करना और अपने शारीरिक मलों का विसर्जन करना, स्नान करना, स्नान से भी त्वचा की अग्नि का परिमार्जन होता है। हमारे शरीर में 13 प्रकार की अग्नियां हैं जिसमें जठराग्नि प्रधान अग्नि है और अन्य अग्नि शरीर के अन्य अन्य स्थानों पर रहकर अपना कार्य करती है। तो शरीर के सुबह प्रातः काल जब मल विसर्जित हो जाते हैं तो आपकी अग्नि उद्दीप्ति हो जाती है, जिससे आपको भूख अच्छी लगती है, डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रीशन होता है और मुख में स्लाइवा होता है सिक्रीशन। इसके बाद भूख लगने पर आप अपना ब्रेकफास्ट करें। ब्रेकफास्ट करने के बाद जब दोबारा आपको भूख लगे तभी खाना खाएं। मध्याह्न वो 12 से 2 बजे के बीच का समय है। इसके बाद 2 बजे से 5 बजे तक आपको खाना नहीं खाना चाहिए, वो अकाल समय का समय हो जाता है, वायु प्रकोप होता है और सही सम्यक पाचन आहार का नहीं होता है। सायंकालीन भोजन जो है आप सूर्यास्त से पहले कर लें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो 7-8 बजे के तक करें। इसके बाद करना दोषकारक हो जाता है। खाना खाते ही जैसे आप सोने के लिए चले जाते हैं, तुरंत सोने से वो भी दुष्पाचन होता है और सम्यक पाचन ना होने से रात में गैसेस बनना, पेट फूलना और इनडाइजेशन की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए जब रात का शाम का भोजन पच जाए और शयन तभी आप जाएं सोने के लिए, इससे आपका सम्यक पाचन होगा और आपको दोषकारक नहीं होगा। जी, आज हम टोटल हेल्थ में बात कर रहे हैं आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा से कैसे पाचन और त्वचा को स्वस्थ रखा जा सकता है। कुछ और जानकारी लेंगे विशेषज्ञों से इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। बढ़िया है, चलो। प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH।
ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा से किस प्रकार त्वचा और पाचन को बेहतर बनाया जा सकता है, इस विषय पर हम बात कर रहे हैं। विशेषज्ञों का खास पैनल हमारे साथ डॉक्टर विनोद यादव, डॉक्टर निकिता शर्मा, वैद्य संतोष कुमार भट्टर जी। और फिलहाल टोटल हेल्थ में समय हो गया है रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड का, छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर विनोद आपसे, आयुर्वेद सिर्फ घरेलू उपचार तक ही सीमित है? जी नहीं, ये पूर्ण संपूर्ण चिकित्सा है। चिकित्सा के साथ साथ जीवन जीने का सर्वोत्कृष्ट शैली भी है। डॉक्टर निकिता, नेचुरोपैथी यानी प्राकृतिक चिकित्सा की जो थेरेपीज हैं वो बहुत जटिल हैं और उनमें बहुत समय लगता है। जी नहीं, प्राकृतिक चिकित्सा में काफ़ी सारी थेरेपीज़ हैं, कुछ थेरेपियों में समय लगता है, बाकी आप बहुत सारी जो डाइवर्स थेरेपीज़ हैं उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। डॉक्टर संतोष, बहुत से लोग ये मानते हैं कि शरीर में सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी होती है, तो जो भी खाइए सब हजम हो जाएगा और समस्या नहीं होगी। ये बहुत ही बड़ा मिथ है। शरीर में सेल्फ हीलिंग ज़रूर होता है, लेकिन अपनी पाचन क्षमता के आधार पे ही हमें भोजन लेना चाहिए, यही सिद्धांत है। जी डॉक्टर विनोद, विटामिन सी और खट्टे पदार्थों का सेवन त्वचा के निखार को बढ़ाता है और त्वचा स्वस्थ बनती है। देखिए, जो अम्ल रस है उसकी अपनी एक गुणवत्ता है, एक निश्चित मात्रा में शरीर की आवश्यकता है, लेकिन जहाँ त्वक रोग है, स्किन डिजीजेस है, रक्त दुष्टि है, पित्त दोष की उद्रिक्तता है, वहाँ पर अम्ल रस यानी खट्टे पदार्थ आपको नुकसान करते हैं, उनका परहेज करना चाहिए। स्पेशली स्किन डिजीज़ में खट्टे, खटाई, अचार, छाछ, लस्सी, दही, कढ़ी, ज़्यादा प्रोटीन टूटने से जो हमारा कचरा पैदा होता है उसको नहीं लेना चाहिए। जी डॉक्टर निकिता, प्राकृतिक चिकित्सा सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें कोई व्याधि नहीं है। व्याधियों को दूर करने के लिए थेरेपीज कुछ अधिक कार्य नहीं करती। जी नहीं, प्राकृतिक चिकित्सा जरूर एक जीवन शैली है और साथ ही साथ काफ़ी अच्छा स्किन और गट डिसऑर्डर्स के लिए तो काफ़ी अच्छी प्रमाणित मानी गई है। तो जैसे कि मड थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, कोलॉन हाइड्रोथेरेपी भी काफ़ी प्रचलन में है, जो कि गट और स्किन हेल्थ के लिए काफ़ी इफेक्टिव मानी गई है। जी डॉक्टर संतोष कुमार, सर्दियों के मौसम में प्राकृतिक रूप से त्वचा को मॉइस्चराइज रखने के लिए मॉइस्चराइजर्स का प्रयोग, तेल की मालिश क्या एक अच्छा उपाय है? तेल की मालिश सर्वोत्कृष्ट है। उसमें सामान्यतः 3 प्रकार के तेल मैं आज कहूँगा कि तिल का तेल, सरसों का तेल और नारियल का तेल। अगर आपकी प्रकृति कफ प्रकृति है तो सरसों का तेल यूज़ करिए, पित्त प्रकृति है तो नारियल का तेल, और वात है तो तिल का तेल। बस इन 3 तेल से ज़्यादा कोई मॉइस्चराइजर ज़्यादा उपयोगी नहीं है। जी, षड रस का प्रयोग कितना उपयोगी है? हर तरह के रस हमारे भोजन में शामिल हो। डॉक्टर विनोद जी, षड रस युक्त भोजन देखिए संपूर्णता बनाता है। हमारे पूरे शरीर में जो भी आवश्यकता है उन्हें षड्रस युक्त भोजन, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय रस उसकी पूर्ति करते हैं, जो ऋतु के अनुसार घटते और बढ़ते हैं। इसलिए हमें उन्हीं ऋतु में उत्पन्न होने वाले आहार रसों का सेवन करना चाहिए। डॉक्टर निकिता, त्वचा और पाचन के लिए प्रयोग होने वाले उत्पाद जो महंगे होते हैं, हर्बल होते हैं, वही सबसे अच्छे होते हैं? जी नहीं, अगर आपका आहार और आपका हाइड्रेशन यानी कि पानी पीने का सही तरीका और नियमित रूप से पानी अगर आप पीते हैं तो यही काफ़ी है कि आपकी त्वचा अच्छी रह सकती है और निखरी रह सकती है। डॉक्टर संतोष, सर्दियों के मौसम में अधिक से अधिक चाय कॉफ़ी पीना सर्दी के प्रभाव को कम रखता है और शरीर को गर्म रखने में भी उपयोगी है। चाय कॉफ़ी का सेवन जनरली नहीं करना चाहिए, ये दोनों ही एक प्रकार के एडिक्शंस हैं। तो चाय कॉफ़ी से किसी प्रकार का शरीर को लाभ नहीं होता है। अगर गर्मी रखना है तो जो हमारी स्पाइसेस है, भारतीय संस्कृति को वो हज़ारों सालों से जाना गया है, जैसे दालचीनी है, पिपली है, शुंठी है, मरीच है, ये 4 प्रकार के जो मुख्य स्पाइसेस है, इसका थोड़ी मात्रा में भी, जैसे हमारे पास सर्दियों में लड्डू बना के लिया जाता है, अगर उसका प्रयोग किया जाए तो बहुत बढ़िया है। जी डॉक्टर विनोद कुमार, किस तरह से बताना चाहेंगे अपनी त्वचा को निखरा रखने के लिए सर्दियों के मौसम में क्या किया जा सकता है? देखिए, मैंने आपको स्नेह प्रयोग बताया कि घी का प्रयोग करें, दूध के साथ करें, क्षीर घृता अभ्यासम रसायनम, ये त्वचा को अपने आप है। मैंने तो आज तक मेकअप नहीं किया, ठीक है। पंचकर्म चिकित्सा के माध्यम से आपकी वैसे ही दमकती हुई त्वचा रहेगी। स्वस्थ भोजन लें, ताज़ा भोजन लें, समय पे भोजन लें, ऋतु के अनुसार भोजन लें। इस प्रकार का भोजन आपके त्वचा का पोषण करता है और ऋतु परिवर्तन के नियमों का पालन करें तो आप बिल्कुल स्वस्थ और दमकती त्वचा रहेगी।
डॉक्टर निकिता, कैसे प्राकृतिक रूप से स्वयं को स्वस्थ रखा जा सकता है, एक वाक्य में आपका संदेश? सबसे इम्पॉर्टेंट है माइंडफुल और सीजनल ईटिंग। कि अगर आप, आजकल का प्रश्न है नेटफ्लिक्स चला के या कोई चीज़ चला के, मोबाइल चला के हम खाना खाते हैं, तो अगर आपका ध्यान ही नहीं है खाने में, तो आपको खाने के लिए और आपका दिमाग जो है वो फुल नहीं होता है, यानी कि स्टमक फुल फीलिंग नहीं आती है आपकी। तो उस चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए और सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। जी डॉक्टर संतोष, बहुत से लोगों को लगता है कि अगर हम आयुर्वेद की तरफ जाएंगे तो बहुत महंगा विकल्प है और बहुत जगह भी इसकी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। कैसे एक स्वस्थ संपूर्ण जीवन के लिए आयुर्वेद उपयोगी हो सकता है, क्या संदेश देना चाहेंगे? आयुर्वेद सबसे कम खर्चीला ट्रीटमेंट है और हर दिन हर घर आयुर्वेद, ऐसा एक अभियान अभी भारत सरकार आयुष मंत्रालय से चल रहा है। आयुर्वेद तो अपने जीवन का हिस्सा है, जीवन जीने का तरीका है। तो हर घर में जो अपना किचन है, जो किचन में एक साथ खाने का जो डब्बा रहता था, उसी से आयुर्वेद चलता है। तो आयुर्वेद के लिए कोई विशेष खर्च करने की आवश्यकता नहीं। और भारत सरकार के अब इतने उपक्रम चालू है, हर शहर में, हर गांव में, हर जगह आयुर्वेद चिकित्सालय उपलब्ध है। बड़े संस्थान भी है और छोटे क्लिनिक भी उपलब्ध है। जरूर आप उसका लाभ लें। जी, एक वाक्य में क्या संदेश देना चाहेंगे डॉक्टर विनोद यादव? देखिए, स्वस्थ मन प्रसन्नात्मेंद्रिय मनः, यानी शरीर अगर प्रसन्न होगा, मन प्रसन्न होगा तो आत्मा प्रसन्न होती है और ऐसे प्रसन्न शरीर में ही स्वस्थ शरीर का निवास होता है। बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर विनोद यादव, डॉक्टर निकिता शर्मा, वैद्य संतोष कुमार जी। विस्तार से आपने बताया है वो महत्वपूर्ण बातें जो हमारे स्वास्थ्य को ठीक रख सकती हैं, त्वचा को बेहतर बना सकती हैं, पाचन की समस्याओं को दूर कर सकती हैं। और कहा जाता है कि जैसा खाए अन्न वैसा रहेगा मन और वैसा बनेगा तन। तो अगर आप अपने तन यानी शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आप किस भाव से भोजन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं और कैसे खा रहे हैं, इस बात पर विशेष ध्यान दीजिए। सही समय, सही भाव से लिया गया सही भोजन, सही तरह से किया गया उपयोग रखेंगे आपकी त्वचा का निखार बरकरार और दूर रहेंगे पाचन संबंधी सभी रोग। अपनी सेहत को लेकर सतर्क रहिए और स्वास्थ्य संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे टोटल हेल्थ के माध्यम से। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।